नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्माण महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। देशवासियों को महावीर जयंती की दी शुभकामनाएं। स्मारक टिकट और सिक्का भी किया जारी। कहा, भगवान महावीर का शांति और सद्भावना का संदेश विकसित भारत के निर्माण में देश के लिए प्रेरणा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चरम पर चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा और जालोर सिरोही में करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, यह चुनाव देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार और पश्चिम बंगाल में भरेंगे हुंकार। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उलगुलान महरौली में जमा हो रहे विपक्ष के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और संजय सिंह सहित विपक्ष के बड़े नेताओं का होगा संबोधन। भाजपा ने बताया भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों का जुटाव। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ और बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी के अमरोहा में करेंगे चुनाव प्रचार। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी केरल में कर रहे हैं प्रचार। राजस्थान के झालवाड़ में भीषण सड़क हादसे में गई 9 लोगों की जान। देर रात वैन और ट्रक के बीच टक्कर, गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को झालवाड़ के मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। और कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश का शानदार प्रदर्शन। 13वें राउंड में फ्रांस की ग्रैंड मास्टर अलरेजा फिरोजिया को हराकर शीर्ष पर पहुंचे। और चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की 2550वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। कार्यक्रम प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किए। उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया। 2550वें निर्माण महोत्सव उद्घाटन के अवसर पर एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने भारत की आध्यात्मिकता को देश की प्राण शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता के 75 साल के बाद सभी का प्रण वाद विवाद में निकलने वाले अमृत को आगे लेकर जाने का होना चाहिए। देश के लिए अमृतकाल का विचार ये केवल एक बड़ा संकल्प ही ऐसा नहीं है। ये भारत की वो आध्यात्मिक प्रेरणा है जो हमें अमरता और शाश्वतता को जीना सिखाती है। हम 2500 वर्ष बाद भी आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। सदियों और सहस्त्राब्दियों में सोचने का ये सामर्थ्य, ये दूरदर्शी और दूरगामी सोच, इसलिए ही भारत न केवल विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है, बल्कि मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है। ये भारत ही है जो स्वयं के लिए नहीं, सर्वम के लिए सोचता है। ये भारत ही है जो स्व की नहीं, सर्वस्व की भावना करता है। ये भारत ही है जो अहम नहीं, वयम की सोचता है।
संघर्षरत विश्व के समक्ष प्रधानमंत्री ने भारत के सदियों पुराने सत्य, अहिंसा और सद्भाव और मानवता के संदेश को दोहराया। वैश्विक संघर्षों के बीच देश युद्धरत हो रहे हैं। ऐसे में हमारे तीर्थंकरों की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने मानवता को वाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांतवाद और शातवाद जैसे दर्शन दिए हैं। अनेकांतवाद यानी एक विषय के अनेक पहलुओं को समझना, दूसरों के दृष्टिकोण को भी देखने और स्वीकारने की उदारता वाला। आस्था की ऐसी मुक्त व्याख्या, यही तो भारत की विशेषता है और यही भारत का मानवता को संदेश है। साथियों, आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है। नए भारत के इस नई भूमिका का श्रेय हमारे बढ़ते सामर्थ्य और विदेश नीति को दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें हमारी सांस्कृतिक छवि का बहुत बड़ा योगदान है। महावीर जयंती के अवसर पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय रूपाणी ने राजकोट में यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान राजकोट सीट से भाजपा उम्मीदवार परषोत्तम रूपाला भी मौजूद रहे। महावीर जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में जैन अनुयायी आज अहमदाबाद में दीक्षा लेने पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ जैन अनुयायियों ने लेने के लिए जाते हुए देखे गए। दीक्षा प्राप्ति की इस विधि को संयम लेना भी कहते हैं। महावीर जयंती जैन अनुयायियों के लिए बेहद खास दिन होता है। और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार तेजी से जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले जालोर में रैली को संबोधित करेंगे। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होगा। प्रधानमंत्री इसके बाद राजस्थान के बांसवाड़ा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सीट पर भी 26 अप्रैल को मतदान होगा। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए भाजपा धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है। इस सीट पर भाजपा ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए रणनीति के तहत लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीनमाल में रैली करने जा रहे हैं और पीएम मोदी की इस रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुटे भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। 26 अप्रैल को राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों में मतदान होना है। इन्हीं में मारवाड़ की जालोर सिरोही लोकसभा सीट भी है। ये लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण है और इसी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करने के लिए आएंगे। अभी हमारे साथ इस रैली की तैयारियों के विषय पर प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सतीश पूनिया जी बात करते हैं। सर, आप लगातार यहाँ डेरा जमाए हुए हैं और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 फीडबैक भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की रैली है, किस तरह की तैयारियां हैं? यहाँ की सभा ऐतिहासिक होगी। एक तो भीनमाल के लोगों में, मारवाड़ के लोगों में एक विशेष उत्साह है कि भीनमाल में प्रधानमंत्री जी पहली बार आ रहे हैं। ये कवि माघ की नगरी है, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत पुष्ट है। बड़ी संख्या में प्रवासी पूरे देश भर में सेवाएं देते हैं। डॉक्टर साहब, आप लगातार मुद्दों को भी देख रहे हैं और जनता की नब्ज भी टटोल रहे हैं। कौन से मुद्दे ऐसे आपको खास लग रहे हैं जिनको लेकर बीजेपी बड़ी आक्रामक है? देखिए, पिछले 10 वर्षों का यदि लेखा जोखा करें और उससे थोड़ा पीछे जाएं तो इस देश में 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन इस देश में बैंक के अकाउंट ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने खोले।
किसानों को क्रेडिट कार्ड वाजपेयी जी ने दिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाजपेयी जी ने बनाई। इस देश में जिस तरीके से सामान्य व्यक्ति का जीवन बदला वो उज्ज्वला के जरिए, आयुष्मान के जरिए, जनधन के जरिए, आवास के जरिए एक बुनियादी विकास पहली बार लोगों ने देखा। दूसरा वैचारिक मुद्दे थे जिनके बारे में लोग कहते थे कि कब ये समय आएगा, राम मंदिर बना, 370 खत्म हुई, ट्रिपल तलाक लागू हुआ। इस तरीके की जितनी योजनाएं थी उससे लोगों में भरोसा पैदा हुआ है। संगठन की पकड़ बड़ी मजबूत है आपकी, और वो पकड़ जो है वो यहाँ किस तरह का रिजल्ट देगी? एक आवरण है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जालोर सिरोही की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक साधारण से कार्यकर्ता लूम्बा राम को चुन लिया है। बात करें प्रधानमंत्री की, लोग प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनने के लिए आतुर है, जगह जगह मैसेज भी आपने भिजवाया। किस तरह का उत्साह है लोगों में प्रधानमंत्री जी के तेजस्वी, ओजस्वी और प्रेरणादायी भाषण को सुनने को? पिछले कुछ वर्षों से देश के नौजवानों में और देश के जितनी 36 कौमें हैं और उसमें भी खास तौर पर किसान, गरीब, महिला और नौजवान प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन की एक विशेष अपील रहती है और वो कुछ न कुछ नई बातें कहते हैं। एक भरोसा उन पर है, तो लोगों में उनको देखने का और सुनने का एक विशेष आकर्षण है। और इसलिए मेरा दावा है कि जालोर सिरोही की, भीनमाल की ये सभा इसी कारण ऐतिहासिक होगी। लोग उनको देखने और सुनने बड़ी तादाद में आए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, जिनका मानना कि प्रधानमंत्री रैली को लेकर न केवल पूरी तैयारियां हो चुकी है, बल्कि प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुनने के लिए यहाँ की जनता पूरी तरह बेताब भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, भीनमाल। राजस्थान के बाड़मेर में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने वास्तव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है और जो वोट बैंक टूट रहा है वो कांग्रेस का टूट रहा है। हमारा कोई वोट बैंक नहीं टूट रहा। हमारा जो पहले से ही जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले टाइम में जो मत दिया था वो तो भारतीय जनता पार्टी को दे ही रहे। जो वोट टूटा है वो कांग्रेस का टूटा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जो पिछला मार्जिन था उससे भी ज़्यादा मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से आ रही है बाड़मेर जैसलमेर में भी। और आपको एक यहाँ बड़ी खबर बताते हैं कि केरल के वायनाड में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव पीएम सुधाकरन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद सुधाकरन ने कहा कि वर्तमान सांसद और वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी पार्टी के जिला नेताओं के लिए पहुंच से बाहर हैं। सुधाकरन ने कहा कि अगर वे मेरे लिए पहुंच से बाहर हैं तो एक आम आदमी की स्थिति की कल्पना करें। उन्हें 5 साल दिए गए थे। अगर हम एक और कार्यकाल देते हैं तो वे वायनाड के विकास की संभावना को नष्ट कर देगा। इसमें पहले महाराष्ट्र में नांदेड़ की जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि राहुल गांधी 26 अप्रैल के बाद किसी अन्य क्षेत्र में नामांकन करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को अब वायनाड से भी डर लग रहा है। वे अब अमेठी की तरह वायनाड भी छोड़ भागेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार अभियान अपने चरम पर है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष और कोयम्बटूर में बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई ने केरल के कोल्लम लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार जी कृष्णा कुमार के लिए रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रोड शो के दौरान लोगों ने फूलों की वर्षा से के अन्नामलाई का स्वागत किया। लोगों से मिलकर जबरदस्त समर्थन में उत्साहित के अन्नामलाई ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सीएए 2019 को निरस्त करने की बात कही है। केरल के तिरुवनंतपुरम में चिदम्बरम ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो कुछ कानूनों के निरस्त किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा और इनकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इनमें सीएए 2019 सबसे ऊपर है। We will repeal, amend and or review the following sets of laws. Repeal 5 laws. 1, the Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2, the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC. The Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC. And the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act.
these 5 will be totally repealed. Then we have 8 laws which will be repealed and new laws will be made. Then we have 25 laws which will be amended and brought on par with the Constitution. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जेपी नड्डा एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने देश को स्थिर सरकार दी, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए हमने CAA लागू किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का चुनाव है। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2024 के बाद 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसका चुनाव है। इसको हमको ध्यान में रखना है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद बहुत परिवर्तन आया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की परिभाषा बदल दी है। भारत की राजनीति का तौर तरीका बदल दिया है। भारत की राजनीति के चलने का रास्ता बदल दिया है और भारत की राजनीति में जिसे कहा जाए कि एक परिवर्तन लाया है। पहले की राजनीति क्या होती थी? लोगों को चुनाव में अच्छे सब्ज़बाग दिखाओ, अच्छे नारे लगाओ, अच्छे तरीके से लोभ लुभावने वाले वायदे करो और बाद में भूल जाओ, और हो सके तो वोट बैंक। भारत की राजनीति वोटर के प्रति जिम्मेदारी की राजनीति हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा का धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज के अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले पश्चिम बंगाल से करेंगे, जहां वे दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधन करेंगे। जिसके बाद शाह दोपहर में बिहार के कटिहार लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को अमित शाह असम के सिलचर में रोड शो करेंगे। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन के दलों की आज रांची में उल गुलान न्याय महारैली होने जा रही है। रैली में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जमा हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, दिबांकर भट्टाचार्य, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला सहित कई नेताओं ने रैली में शामिल होने को लेकर अपनी सहमति दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में प्रियंका चतुर्वेदी रैली में शामिल हो सकती हैं। रैली को लेकर विशाल मंच व पंडाल तैयार किया गया है। झामुमो के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि ये रैली परिवर्तन का शंखनाद करेगी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के रांची में इंडिया गठबंधन के दलों की उल गुलान न्याय महारैली पर भाजपा नेता प्रतुल सहदेव ने निशाना साधते हुए इसे भ्रष्टाचारियों का जुटाव बताया।
उलगुलान आदिवासी अस्मिता से, आदिवासियों के संघर्ष से जुड़ा बहुत पवित्र शब्द है, जिसे भगवान बिरसा मुंडा जी ने 1895 से 1900 के अपने आंदोलन में जिसका प्रयोग किया था। और ये तो भ्रष्टाचारियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, परिवारवादियों का महाजुटान है। इसे उलगुलान कहना बिल्कुल उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार फिर भ्रष्टाचारियों के गठबंधन की सफाई होगी। इस बार फिर इन भ्रष्टाचारियों के गठबंधन की सफाई होगी। लोगों ने मन पक्का बना लिया है। और राहुल जी को मैं इतना कहना चाहता हूं, ना 2014 में ना 2019 में आपको जनता ने जिताया। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है और भाजपा को जनता पूर्ण बहुमत और 400 पार करने का आशीर्वाद देगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस देश को कमजोर करने की सोचती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस देश को कमजोर करने की सोचती है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस विधानसभा कॉम्प्लेक्स में लगते हैं जहां कांग्रेस का राज्यसभा सांसद चुनकर आता है तो कांग्रेस चुप रहती है। बम विस्फोट कर्नाटक में होते हैं और आप उस पे भी मूक दर्शक बन के रहते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कितनी करेगी? देश को कमजोर करके विदेशी ताकतों का कितना सहयोग लेगी? क्योंकि इनके बयान उन लोगों से मिलते हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहते हैं। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आज पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत पंजाब के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। बैठक का एजेंडा बिहार, पंजाब और हरियाणा की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करना था। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शनिवार को भी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पहले चरण में कम मतदान प्रतिशत को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत विपक्ष का कम हुआ है, भाजपा का तो बढ़ा ही है। उन्होंने कहा कि एनडीए पहले चरण की 8 सीटें बड़े अंतर से जीत रही है और देश में जो 400 पार का नारा है वो भी धरातल पर उतरेगा। परसेंटेज बढ़ा है। इससे पहले चरण की 8 सीटें बड़े बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन, वहाँ राष्ट्रीय लोकदल भी बिजनौर सीट लड़ रहा है, हम जीत रहे हैं। दूसरे चरण की तैयारी जोरदार कर रहे हैं, तीसरे चरण की तैयारी जोरदार कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें जीतेंगे। देश में जो 400 पार का नारा है वो धरातल पर उतरेगा। वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को कम मतदान प्रतिशत पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि भाजपा की आर्थिक नीतियों के कारण मध्यम आय और निम्न आय वर्ग में निराशा है, इसलिए लोगों ने मतदान को लेकर उत्साह नहीं दिखाई दिया। जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी भाजपा को वोट देता रहा 2014, 2019 और इवन जो राज्यों के चुनाव हुए उनमें भी वो इस बार पूरी तरीके से नहीं आया है। तो वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण जो है मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और जो बीच का क्लास है उस क्लास में जो फ्रस्ट्रेशन भाजपा की आर्थिक नीतियों के कारण आया है और थोड़ा उनको ये लगा है कि भाजपा जो राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम कर रही है उससे उनमें नाराजगी भी आई है। तो ये 2 कारणों के कारण भाजपा ने करीब करीब 10-11% अपना सपोर्ट बेस लूज किया है। तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। दिल्ली आबकारी घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बढ़े हुए शुगर लेवल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच तिहाड़ जेल प्रशासन ने दावा किया है कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जेल में जानबूझकर केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, वो आरोप गलत है। जेल प्रशासन ने कहा कि केजरीवाल ने खुद से ही काफी पहले इंसुलिन लेना छोड़ रखा है। जेल प्रशासन ने दावा किया कि तेलंगाना के
एक निजी डॉक्टर में मधुमेह का इलाज करा रहे केजरीवाल ने कुछ महीने पहले इंसुलिन लेना बंद कर दिया था और अपनी गिरफ्तारी के समय वे केवल एंटी डायबिटीज ओरल मेडिसिन टैबलेट ले रहे थे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिविल सेवा दिवस पर सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि सिविल सेवा दिवस पर सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं। अथक भावना के साथ देश की प्रगति के लिए काम करने की महान विरासत को आगे लोगों ने बढ़ाया है। हमारी सिविल सेवाओं को हमेशा गतिशील माहौल में तेजी से अनुकूल करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जबकि सरदार पटेल ने इस दिन अपने भाषण में 3 मूलभूत बातों को रेखांकित किया था, जिसमें गरिमा, अखंडता और अस्थिरता को बरकरार रखना था। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ नागरिकों की सेवा करना जारी रखेंगे। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। और राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी वैन को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें ये हादसा हुआ। दोनों वाहनों की टक्कर इतनी भयंकर थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 6 लोगों की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए लोग मध्य प्रदेश के डुंगरी में एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर डूमरगांव लौट रहे थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2023-24 में नए रजिस्ट्रेशन में 19% की ग्रोथ दर्ज की है। सालाना आधार पर दर्ज इस ग्रोथ के चलते अब ईपीएफओ मेंबर्स की संख्या बढ़कर 1.65 करोड़ हो गई है। इन आंकड़ों में देश में रोजगार की स्थिति सुधारने की संकेत मिलते हैं। इस मामले में श्रम मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 6.5 साल में ही 6.1 करोड़ से अधिक सदस्य ईपीएफओ से जुड़े हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार ईपीएफओ ने 2018-19 में 61.12 लाख शुद्ध ग्राहक जोड़े थे, जो 2019-20 में बढ़कर 78.58 लाख हो गए। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 सालों में श्रम भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में सुधार देखा जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें। नमस्कार।